हेलो एवरीवन, आई एम सनी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक क्या होगा? एडी करंट। एडी करंट क्या होता है उसको पढ़ेंगे और एडी करंट की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एडी करंट। तो देखो, एडी करंट को ना हम एक अच्छे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, एक्सपेरिमेंटल डेमो। मान लो ये छत है, इस छत से मैंने एक धागा बांध दिया। ठीक है, इस धागे से मैंने एक मेटालिक प्लेट को बांध दिया। मतलब यहां पे अंदर मटेरियल है, ठीक है ना, ये मेटालिक शीट है और इतने रीजन में व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और मैं अब इसको यहां से रेस्ट से रिलीज करूंगा, इस पोजीशन से। मान लो ये एंगल बन रहा होगा 70 डिग्री, ऐसे कुछ भी मान लो। ठीक है, मैंने ऐसे ही मान लिया, इसको रेस्ट से छोड़ूंगा। तो सिंपल पेंडुलम तो पढ़ ही चुके हैं। तो ये मेटालिक प्लेट ऐसे आएगी, रफ्तार बढ़ती जाएगी, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जब ये मेटालिक प्लेट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही होगी, तो ये मेटालिक प्लेट ऐसा महसूस करेगी कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स आ गया जो कि उसको, मेटालिक प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाने को रोक रहा है। मतलब एक तरह से जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही होगी तो एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, जो कि इसके मोशन को रिटार्ड करेगा, मतलब इसको स्लो करेगा। मतलब एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करने का विरोध करेगा, मतलब रोकेगा, लेकिन फिर भी एंटर तो करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो देखो ऐसा क्यों होगा? मतलब जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही होगी तो इस डायरेक्शन पे इस पे एक रिटार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स आएगा। वो क्यों आएगा, अब इस चीज को समझो। तो देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही है, इसकी कुछ रफ्तार होगी, बिल्कुल होगी। तो देखो आप इसको कैसे सोच सकते हो मेटालिक शीट को, कि ये बहुत सारी कंडक्टिंग रोड से मिलकर बनी हुई है, ऐसा सोच सकते हैं ना, बिल्कुल। तो अब एक चीज देखो, मेटालिक प्लेट की रफ्तार है तो इन कंडक्टिंग रोड्स की भी रफ्तार होगी मेटालिक प्लेट के साथ साथ। ठीक है ना, और ये दो कंडक्टिंग रोड्स मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर है, तो क्या इनमें कोई इमोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा? नहीं होगा। लेकिन ये वाली दो कंडक्टिंग रोड्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इनमें इमोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा, BVL, और V क्रॉस B की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा। V क्रॉस B की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे नेगेटिव। तो इंड्यूस्ड करंट भी आ जाएगा। ठीक है ना, इंड्यूस्ड करंट भी आ जाएगा। अब देखो, इस करंट पोर्शन पे और इस करंट पोर्शन पे क्या कोई मैग्नेटिक फोर्स आएगा? नहीं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन के बाहर है। इस करंट पोर्शन पे और इस करंट पोर्शन पे मैग्नेटिक फोर्स आएगा ILB, L क्रॉस B की डायरेक्शन में, मतलब ऐसे। तो एक तरह से जब ये मेटालिक शीट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही होगी तो इस पे, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, रिटार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स। रिटार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? है तो मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन रिटार्डिंग क्यों बोल रहा हूं साथ में? क्योंकि चल तो ऐसे रही है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही है तो इसकी रफ्तार तो ऐसे होगी ना मेटालिक प्लेट के, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स उस रफ्तार को कम करने की कोशिश करेगा, मतलब इसको स्लो करने की कोशिश करेगा। मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स ऐसा चाहेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर ना करे, लेकिन करेगी तो फिर भी,
एंटर तो फिर भी करेगी, लेकिन ये रिटार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स इसको स्लो करने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंटर तो फिर भी करेगी, लेकिन अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंप्लीटली एंटर कर जाएगी तो कुछ रफ्तार होगी ऑब्वियसली। मतलब कोई भी स्टेज मान लो इसके और इसके बीच में, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंप्लीटली एंटर कर जाएगी, जैसे कि मैंने ये मान ली, तो ऐसे करके कुछ रफ्तार होगी, बिल्कुल होगी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंप्लीटली एंटर कर जाएगी ना, तब इस पे कोई रिटार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा। वो क्यों? अब देखो, ये किससे मिलके बनी हुई है? मेटालिक प्लेट। ऐसा सोच सकते हैं ना कि बहुत सारी कंडक्टिंग रोड से मिलके बनी हुई है, तो मेटालिक प्लेट ऐसे चल रही है तो कंडक्टिंग रोड्स की भी ऐसे कुछ वेलोसिटी होगी मेटालिक प्लेट के साथ। और यहाँ पे सारी की सारी मेटालिक प्लेट मैग्नेटिक फील्ड रीजन में है, तो सभी कंडक्टिंग रोड्स के अक्रॉस मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा, बिल्कुल BVL, ठीक है ना। और V क्रॉस B की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। लेकिन यहां पे कोई एडी करंट नहीं बढ़ेगा, जैसे कि ये मेटालिक प्लेट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही थी तब एडी करंट बना था, ठीक है ना। मतलब करंट के लूप बने थे, उसी को एडी करंट बोलते हैं। लेकिन अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंप्लीटली एंटर कर जाएगी ना, भले इसकी रफ्तार हो, यहाँ पे मोशनल ईएमएफ तो इंड्यूस होगा लेकिन एडी करंट नहीं बढ़ेगा। वो क्यों? सोचो, ऐसा सोच सकते हैं ना कि ये मेटालिक प्लेट बहुत सारी कंडक्टिंग रोड से मिलकर बनी हुई है, बिल्कुल पास पास में बहुत सारी ऐसे करके कंडक्टिंग रोड्स हैं, कंडक्टिंग रोड्स ही हैं बस, है ना। मोशनल ईएमएफ तो इंड्यूस हो गया, चलो ठीक है, लेकिन एडी करंट क्यों नहीं आएगा? उसके एक्सप्लेनेशन देखो। मान लो आप ऐसे सोचो, इस कंडक्टिंग रोड के बारे में सोचो, ऐसे एक करंट फ्लो किया तो फिर ऐसे आना चाहिए, ऐसे घूम के ऐसे आना चाहिए ना। अगर इस कंडक्टिंग रोड के बारे में सोचो, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो ऐसे करंट जाना चाहिए। लेकिन इस कंडक्टिंग रोड में ऐसे करंट कैसे जा सकता है? जब इस कंडक्टिंग रोड में ऐसे करंट गया है तो इस कंडक्टिंग रोड में ऐसे कैसे जा सकता है? यही तो प्रॉब्लम है। तो कोई एडी करंट नहीं आएगा। हाँ, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस जरूर रहेगा, ठीक है ना। कोई एडी करंट क्यों नहीं आएगा? उसका कारण ये है क्योंकि ये जो मेटालिक शीट है या मेटालिक प्लेट है, कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ चुकी है। सारी की सारी रोड्स के अक्रॉस मोशनल ईएमएफ आ जाएगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही थी, कुछ पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर, कुछ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब एडी करंट आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो रोड्स हैं उनमें कोई ईएमएफ इंड्यूस थोड़ी ना होगा, मोशनल ईएमएफ इनमें होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और ऐसे एडी करंट बन जाएंगे, करंट लूप, ठीक है ना। लेकिन जब ये कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ चुकी होगी, रफ्तार होगी, मोशनल ईएमएफ तो आएगा सभी की सभी कंडक्टिंग रोड्स के अक्रॉस, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, लेकिन कोई एडी करंट नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो यहां पे कोई एडी करंट नहीं होगा, नो एडी करंट। तो ये तो ऐसे ऊपर जाएगी। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रही होगी तब क्या होगा? तो तब है ना, इस पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स आएगा, रिटार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स, जो कि क्या करेगा, इसको मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाने से रोकेगा, मतलब इसको स्लो करने की कोशिश करेगा। वो कैसे? अब देखियो अगेन, ये किससे मिलके बनी हुई है? कंडक्टिंग रोड से। अब ये दोनों कंडक्टिंग रोड्स, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है और इस मेटालिक शीट की रफ्तार ऐसे है, तो इन दो कंडक्टिंग रोड्स के अक्रॉस तो कोई मोशनल ईएमएफ आएगा नहीं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन के बाहर है। हाँ, इन दोनों के अक्रॉस आएगा BVL,
ठीक है ना। और V क्रॉस B की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और नीचे नेगेटिव। यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, मतलब एडी करंट आएगा ऐसे करके, ठीक है ना। अब देखो इस करंट पोर्शन पे और इस करंट पोर्शन पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा, आई एल क्रॉस बी जीरो। लेकिन इस पे और इस पे, इन दोनों करंट पोर्शन पे मैग्नेटिक फोर्स आएगा आई एल बी और एल क्रॉस बी की डायरेक्शन में। तो ऐसे मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, रिटार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, जो कि इसको स्लो करने की कोशिश करेगा, बाहर जाने से रोकेगा, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाने से रोकेगा। लेकिन ये तो फिर भी जाएगी ना, तो रफ्तार कम होती जाएगी और कुछ इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आ जाएगी। तो ये जो एंगल है ना, ये 70 डिग्री से कम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको यहाँ से रेस्ट से छोड़ा था, रफ्तार बढ़ी थी, लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही थी, मतलब कुछ पोर्शन बाहर कुछ पोर्शन अंदर मैग्नेटिक फील्ड के, तब इस पे एक रिटार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स आया था जो कि इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाने से रोक रहा था, विरोध कर रहा था। हाँ, गई तो थी, लेकिन उस रिटार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स ने इसको स्लो किया था, ठीक है। फिर यहाँ पहुंची कुछ रफ्तार, कोई एडी करंट नहीं, फिर ऊपर जाएगी, रफ्तार घटेगी। फिर जब ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रही होगी, मतलब कुछ पोर्शन बाहर कुछ पोर्शन अंदर, तो रिटार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स अगेन आएगा जो कि उसको स्लो करने की कोशिश कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाने से रोक रहा होगा एक तरह से, लेकिन बाहर तो जाएगी। फिर कुछ यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी। तो यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स आया और यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स आया, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है 70 डिग्री से तो कम ही होगा ना। जैसे कि मान लो ये होगा 60 डिग्री, ठीक है ना। तो फिर ये वापस भी तो आएगी, रफ्तार बढ़ेगी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही होगी, अगेन वही है, यहाँ पे जो रोड्स होंगी उनके अक्रॉस तो कोई मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर है। लेकिन यहाँ पे जो दो रोड्स हैं, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, मतलब जो रोड्स मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर है उनके अक्रॉस तो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, बीवीएल। और V क्रॉस B की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। अब नीचे पॉजिटिव आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो करंट की डायरेक्शंस भी अपोजिट हो जाएंगी, रिवर्स काम हो जाएगा एक तरह से। तो इन दो करंट पोर्शन पे तो कोई मैग्नेटिक फोर्स आएगा नहीं। हाँ, इन पे आएगा, L क्रॉस B की डायरेक्शन में, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स भी अपोजिट हो जाएगा ना। तो ऐसे आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स अब, जो कि इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने से रोक रहा होगा, मतलब इसको स्लो करने की कोशिश करेगा। फिर यहां से गुजरेगी, सभी की सभी कंडक्टिंग रोड्स में मोशनल ईएमएफ आएगा। अब साइन बदल जाएंगे, ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और नीचे पॉजिटिव, ठीक है ना। लेकिन कोई एडी करंट नहीं आएगा, ठीक है। एडी करंट नहीं तो कोई मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं आएगा, रिटार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स। तो ऐसे जाएगी, अब रफ्तार कम होती जाएगी। लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रही होगी, मतलब कुछ पोर्शन बाहर कुछ पोर्शन अंदर, तो ऐसे रफ्तार होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कंडक्टिंग रोड्स है उसमें तो कोई मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं। यहाँ पे जो कंडक्टिंग रोड्स है इसमें मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर है। और बीवीएल होगा, और V क्रॉस B की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, नीचे पॉजिटिव आ जाएगा, ऊपर नेगेटिव। और एडी करंट्स की डायरेक्शंस भी अपोजिट हो जाएंगी, बदल जाएंगी, ठीक है ना। अब देखो
इन करंट पोर्शन पे तो कोई मैग्नेटिक फोर्स आएगा नहीं, इन पे आएगा ILB, L क्रॉस B के लोग ऐसे। तो अब मैग्नेटिक फोर्स ऐसे आ जाएगा, रिटार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स, जो कि इसको मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाने से रोकेगा, ठीक है ना। लेकिन ये तो जाएगी, हाँ यहाँ पे स्लो जरूर होगी इस रिटार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स के कारण, लेकिन बाहर तो जाएगी फिर भी। तो मान लो कुछ इस पोजीशन पे आके एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, तो सीधी सी बात है, जब ये ऐसे जाके यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आई थी तो ये एंगल 60 डिग्री माना था। तो जब ऐसे आई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही, तो ऐसे रिटार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स उसको स्लो करने की कोशिश कर रहा, फिर ऐसे आई, फिर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रही, तो ऐसे रिटार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स उसको स्लो करने की कोशिश कर रहा, बाहर जाएगी, रफ्तार कम होती जाएगी, कुछ यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, और ऑब्वियसली ये एंगल अब 60 डिग्री से कम होगा, जैसे कि मान लो 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में क्या आ रहा हमें, जब जब ये मेटालिक शीट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही है, मतलब कुछ पोर्शन मेटालिक शीट का मैग्नेटिक फील्ड के बाहर और कुछ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब तब इसमें एडी करंट आ रहा है, एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। और तब तब इसमें रिटार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स भी आ रहा है। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे इसकी, ऐसे छोटा था, यूं गई, फिर यूं आई, फिर अब कुछ ऐसे होगा, फिर कुछ ऐसे, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन होती जा रही है, ऑसिलेशन से डैम्प्ड होती जा रही है, ठीक है ना। तो एक और चीज देखो, जब जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही है या मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रही है, तब तब एडी करंट आ रहा है और रिटार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स भी आ रहा है। तो एडी करंट है, तो जूल सेटिंग इफेक्ट के कारण यहाँ पे हीट डेसिपेशन भी होगा, मतलब एक तरह से ये जो मेटालिक शीट है वो गर्म भी होती जाएगी ना, ठीक है ना। तो ऑसिलेशंस डैम्प्ड होती जाएंगी, और किसके कारण हो रही हैं, एडी करंट के कारण। मतलब जब वो मेटालिक शीट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही है या मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रही है, तब तब एडी करंट आ रहा है, एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और रिटार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स भी आ रहा है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही है तो वो रिटार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करने से रोकेगा, उसको स्लो करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रही है तो रिटार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स अगेन उसको स्लो करने की कोशिश करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाने से रोकेगा, ठीक है। तो ऑसिलेशन से डैम्प्ड होते जाएंगी, क्योंकि यहाँ से छोड़ा था 70 डिग्री से, ऐसे गया, यहाँ पे रेस्ट पे आई एक मोमेंट के लिए 60 डिग्री पे, तो ऑसिलेशन तो लगातार डैम्प्ड होते जाएंगे, ठीक है। और जब जब इसमें एडी करंट आएगा, मतलब जब जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगी या लीव करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, तब तब आएगा एडी करंट। तो वो एडी करंट आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, हीट डिसिपेशन भी होगी, मतलब इससे मेटालिक प्लेट का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। व्हेन एडी करंट फॉर्म्ड मेटालिक प्लेट गेट्स हीटेड, ठीक है ना। और देखो इसको एडी करंट क्यों बोल रहा हूं मैं, उसका कारण क्या है, इस इंड्यूस्ड करंट को एडी करंट क्यों बोल रहा हूं, उसका कारण देखना। जैसे कि मान लो वाटर है, वाटर में आप मतलब स्टोन ड्रॉप करोगे तो ट्रांसवर्स वेव बनती हैं, तो कुछ ऐसी बनती है ना, स्विरलिंग, ऐसे ऐसे गोल गोल ट्रांसवर्स वेव बनती हैं, वो ट्रांसवर्स वेव ऐसे बढ़ती है आगे, एडीज की शेप होती है। तो यहाँ पे भी इंड्यूस्ड करंट की शेप कुछ वैसी ही है, ठीक है ना, इसलिए इसको एडी करंट बोला जाता है। अब देखो देखो एडी करंट
कब कब बनता है। अब एक चीज़ को सोचो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को मैं टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे इस केस में इतने पोर्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो एडी करंट कब बनेगा, जब एक मेटालिक प्लेट मूव करे, ठीक है, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही हो या मैग्नेटिक फील्ड को लीव कर रही हो, तब एडी करंट बनेगा, ठीक है। और एक दूसरा केस और होता है फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट, इससे अलग है वो। जब मान लो कोई मेटालिक प्लेट बोल दो या कोई भी मेटल पीस बोल दो, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और मान लो ये मेटालिक पीस रेस्ट पे है, ठीक है, और ये मेटालिक पीस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में भी एडी करंट बनते हैं, ठीक है ना। मेटालिक पीस देखो, मेटालिक पीस तो रेस्ट पे है, लेकिन अब वो मेटालिक पीस ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो जो कि टाइम के साथ चेंज हो रही हो, तो भी एडी करंट ऐसे बनते हैं। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, इसको बस इतना याद रखना। तो एक तो ये केस होता है एडी करंट का, और एडी करंट का दूसरा केस क्या होता है जो कि जनरली समझाया जाता है या सभी जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, भले टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो, जैसे कि यहाँ पे है, जब कोई मेटालिक प्लेट या कोई मेटल पीस मूव करेगा ना और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा या मैग्नेटिक फील्ड को लीव करेगा, तब उसमें करंट इंड्यूस होगा और उसको बोलेंगे एडी करंट, ठीक है। और एडी करंट के कारण ना मेटल पीस हीट भी होता है, हीट अप, ठीक है ना, जूल हीटिंग इफेक्ट के कारण। अब हम एडी करंट की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं एडी करंट की। फर्स्ट होगा मैग्नेटिक ब्रेकिंग, ट्रेन के व्हील्स की एंगुलर वेलोसिटी को कम करने के लिए, मतलब एक तरह से ट्रेन की रफ्तार को कम करने के लिए मैग्नेटिक ब्रेकिंग का यूज किया जाता है। तो अब एप्लीकेशंस पे आ जाओ। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है एडी करंट की, इन मैग्नेटिक ब्रेकिंग। तो अब देखो, मान लो ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन का जो व्हील होता है वो मेटालिक तो होता ही है ना। ये मान लो ट्रेन का व्हील है मेटालिक ही होता है ट्रेन का व्हील, और ट्रेन चल रही है, ट्रेन किसी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो ट्रेन का व्हील की एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, ओमेगा, ठीक है ना। अब मुझे करना क्या है कि ट्रेन की रफ्तार को कम करना है, तो एक तरह से इस व्हील की एंगुलर वेलोसिटी को कम करना होगा। ये ट्रेन का व्हील है, ठीक है ना, तो ट्रेन की रफ्तार तो तभी कम होगी ना जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी घटे। और किया क्या जाता है, कैसे ट्रेन में ब्रेक लगते हैं, मैग्नेटिक ब्रेकिंग, कि इतने पोर्शन में, ये जो सर्कुलर पोर्शन है, इतने पोर्शन में केवल इतने सर्कुलर पोर्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी जाती है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड, मतलब व्हील के प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे करके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही मैं अप्लाई कर दूंगा ना, तो ओमेगा आना घटता जाएगा, मतलब ट्रेन का व्हील स्लो होता जाएगा, मतलब ट्रेन की रफ्तार कम होगी। मतलब एक तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करने से, स्विच ऑन करने से मैग्नेटिक फील्ड को, तो ट्रेन के व्हील की एंगुलर वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी, मतलब ट्रेन का व्हील स्लो होता जाएगा, मतलब ट्रेन की रफ्तार कम होती जाएगी।
मतलब एक तरह से ट्रेन के ब्रेक लगते जाएंगे। किसके कारण? जब मैं इतने पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दूंगा, ठीक है ना। ऐसा कैसे होगा वो देखो। ट्रेन का व्हील है तो ऐसा सोच सकते हैं ना कि ये इतना पोर्शन ट्रेन का व्हील का, इतना पोर्शन बहुत सारी कंडक्टिंग रोड से मिलके बना हुआ होगा। वैसे तो मैंने दो ही बनाई है, वैसे बहुत सारी कंडक्टिंग रोड से मिलके बना हुआ होगा, क्योंकि सारा का सारा कंडक्टिंग मटेरियल है ना, मेटालिक व्हील होता है ट्रेन का। तो अब देखो ट्रेन का व्हील ऐसे चल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ट्रेन उस डायरेक्शन में चलेगी ना, ट्रेन का व्हील ऐसे रोटेट करेगा। तो ये बताओ तब क्या ये कंडक्टिंग रोड्स इस डायरेक्शन में नहीं चल रही होंगी? कंडक्टिंग रोड्स बिल्कुल। तो इन कंडक्टिंग रोड्स के क्रॉस मोशनल ईएमएफ भी आएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। बीवीएल आएगा और V क्रॉस B के लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा। V क्रॉस B मतलब इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा नीचे, और ऊपर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा, ठीक है। तो एक करंट भी इंड्यूस हो जाएगा ऐसे करके। इसको क्या बोलेंगे? एडी करंट, ठीक है। तो अब देखो करंट का ये पोर्शन और ये पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इतने रीजन में है ना, तो करंट का ये पोर्शन और ये पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर हो गए। तो इन पे कोई मैग्नेटिक फोर्स आएगा नहीं। हाँ, इस पे और इस पे मैग्नेटिक फोर्स आएगा ILB, है ना। और डायरेक्शन क्या होगी? L क्रॉस B के लॉन्ग, L क्रॉस B के लॉन्ग, मतलब इस डायरेक्शन में इस करंट पोर्शन पे और इस करंट पोर्शन पे मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा FM। और व्हील ऐसे घूम रहा था, तो क्या ये मैग्नेटिक फोर्स का इस एक्सिस के अबाउट एंटी टॉर्क नहीं आएगा? बिल्कुल। तो ये एंटी टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा। दिस रिटार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड एंटी टॉर्क, जिसके कारण ट्रेन की एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी, मतलब ट्रेन का व्हील स्लो होता जाएगा। मतलब एक तरह से ट्रेन की रफ्तार कम होती जाएगी ना, ट्रेन स्लो होती जाएगी। तो बस यही होता है। तो जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड को इस रीजन में ऑन कर दूंगा, तो एक तरह से मैग्नेटिक ब्रेक ऑपरेट हो जाएंगे, ट्रेन की रफ्तार लगातार कम होती जाएगी। उसका कारण समझ में आ गया होगा। इस करंट पोर्शन पे और इस करंट पोर्शन पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, जो कि एंटी टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। और ये एडी करंट बन जाएंगे, एडी करंट। तो एडी करंट की ही एप्लीकेशन है ना ये, ठीक है। ओमेगा कम होती जाएगी टाइम के साथ, जैसे जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड को ऑन रखूंगा, तो व्हील स्लो होता जाएगा, तो ट्रेन तो अपने आप स्लो होती जाएगी ना, क्योंकि प्योर रोलिंग है। तो V = R ओमेगा, V ट्रेन की स्पीड, ओमेगा व्हील की स्पीड, तो V = R ओमेगा तो रहेगा, R रेडियस ऑफ द व्हील है ना। तो लेकिन एक चीज समझो, जैसे ही मैंने मैग्नेटिक ब्रेक्स को ऑन किया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑन करी, तो ओमेगा लगातार कम होता जाएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया तो इससे क्या होगा? एडी करंट्स बन जाएंगे ऐसे करके। तो एडी करंट है, एडी करंट बना है, डेवलप हुआ है, तो इसका मतलब ट्रेन का व्हील गर्म भी होता जाएगा। तो ट्रेन व्हील गेट्स हीटेड अप, ट्रेन का व्हील हीट होता जाएगा ना, हीट। तो ओमेगा कम होने से क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील वो कम नहीं होगी? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये भी कम होगी। और ये डिक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो किस में जाएगी? हीट एनर्जी के फॉर्म में, जो कि उस व्हील को गर्म करेगी, ठीक है। व्हील का टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे मैग्नेटिक ब्रेक्स को मैं ऑन रखूंगा, ट्रेन
कि रफ्तार कम होती जाएगी, ओमेगा कम होता जाएगा, लेकिन ओमेगा कम होगा तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो भी घटेगी। तो डिक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, वो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, टू हीट द ट्रेन व्हील। ट्रेन व्हील का टेम्परेचर बढ़ेगा जैसे मैग्नेटिक ब्रेक्स ऑपरेट होंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में एप्लीकेशन होती है एडी करंट की, और वो क्या होती है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को डेड बीट बनाने के लिए, इन मेकिंग गैल्वेनोमीटर डेड बीट। डेड बीट बनाने के लिए, किसको, गैल्वेनोमीटर को डेड बीट बनाने के लिए एडी करंट का यूज होता है। वो कैसे, सबसे पहले समझो कि हम गैल्वेनोमीटर तो पढ़ ही चुके हैं। क्या होता है गैल्वेनोमीटर में, ऐसे नॉर्थ पोल होता है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को पढ़ चुके हैं ना। ऐसे साउथ पोल होता है, और यहाँ पे एक फ्रेम होता है जिसके ऊपर वायर को लपेटा जाता है, ठीक है ना। हम इसको पढ़ चुके हैं मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को। अगर ये हमने जो फ्रेम है ना, ये कैसा लिया, नॉन मेटालिक, तो देखो क्या होने वाला है। और देखो ये इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ऐसे करके। और मैंने मान लो नॉन मेटालिक फ्रेम ले लिया, और हम करते क्या हैं, टर्न्स को लपेटा जाता है ना फ्रेम पे, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंटर लगा हुआ होता है, और यहाँ पे स्केल। अब मान लो ये गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिली एम्पीयर करंट फ्लो करना अलाउड है, तो IG क्या हो जाएगा, 10 मिली एम्पीयर। और यहाँ पे 0, 2, 4, 6 और ये 8। और एक चीज़ और ध्यान रहे, यहाँ पे हेयर स्प्रिंग भी लगा हुआ होता है, उसी की भूमिका अहम होती है ना। तो देखो नॉन मेटालिक फ्रेम के ऊपर मैंने टर्न्स को बाउंड कर रखा है, ठीक है। अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा इस वायर में, है ना। तो पॉइंटर 0 की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। अभी जैसे कि मैं मान लो इसमें 6 मिली एम्पीयर करंट फ्लो करवा दूं, तो देखो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई होती है ना ये कोयल। तो इस कोयल पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में MB कांस्टेंट टॉर्क आएगा ना, MB NIAB। उसके कारण ये कोयल, मतलब ये एक तरह से जो फ्रेम है वो रोटेट होगा, है ना। और वो जो हेयर स्प्रिंग है उसमें ट्विस्ट बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा एंगल से रोटेट होती जाएगी ये फ्रेम, नॉन मेटालिक फ्रेम, उतना ही ज़्यादा ट्विस्ट बढ़ता जाएगा किस में, हेयर स्प्रिंग में। और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो K थीटा होता है, थीटा बढ़ने से K थीटा रिस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ेगा। तो ऐसे रोटेट होती जाएगी ये मेटालिक फ्रेम। किसके कारण रोटेट हो रही है, क्योंकि इस कोयल पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क आएगा MB NIAB कांस्टेंट टॉर्क। तो ये नॉन मेटालिक फ्रेम रोटेट होगा ना ऐसे करके, तो उसके साथ साथ में पॉइंटर भी रोटेट होगा। और मान लो मैंने 6 मिली एम्पीयर करंट फ्लो करवाया, ठीक है। तो ऐसे रोटेट होता जाएगा, रोटेट होता जाएगा। तो फाइनली इसको 6 मिली एम्पीयर पे ही रुकना, सीधी सी बात है, क्योंकि 6 मिली एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। इक्विलिब्रियम पे 6 मिली एम्पीयर पे आके रुकेगी ये पॉइंटर। लेकिन देखो क्या होगा, क्योंकि नॉन मेटालिक फ्रेम के ऊपर मैंने कोयल को वाउंड कर रखा है, लपेट रखा है,
तो ऐसे जाएगी। तो जब ये पॉइंटर यहाँ से पास हो रही होगी तो इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो रोटेशनल इनर्शिया के कारण ये यहीं पे थोड़ी ना रुक जाएगी, ये तो थोड़ी सी आगे जाएगी। हाँ फाइनली इसको 6 मिली एम्पियर पे ही रुकना है, तो इसकी थोड़ी सी आगे भी जाएगी, ठीक है, जैसे कि हो सकता है 8 मिली एम्पियर तक जाए। तो क्या होगा, ये ऐसे आगे तक जाएगी, ठीक है, और फिर वापस आएगी 6 पे, और इस डायरेक्शन में इस पॉइंटर की एंगुलर वेलोसिटी होगी, फिर यहाँ पे 4 पे जाएगी, फिर 6 से क्रॉस होगी, फिर हो सकता है 7 पे जाए, फिर वापस में 6 से क्रॉस हो, फिर हो सकता है 5 पे आए। मतलब कुल मिला के ऐसे डैम्प्ड ऑसिलेशन करती करती ये फाइनली 6 पे जाके रुकेगी, ठीक है। तो यहां पे ऐसा नहीं होगा कि 6 मिली एम्पियर इसमें करंट फ्लो करवाऊं कि ये जो पॉइंटर है 0 से उठकर सीधा 6 पे आके रुक जाए, ऐसा नहीं होगा। 0 से उठ के 6 से क्रॉस होगा और 8 तक हो सकता है जाए, फिर वापस आए, फिर 4 तक जाए, फिर 6 से क्रॉस हो, फिर 7 तक जाए, फिर 6 से क्रॉस हो 5 तक आए, फिर 6 से क्रॉस हो 6.5 तक जाए। मतलब ये ऐसे डैम्प्ड ऑसिलेशन करके, कई सारे डैम्प्ड ऑसिलेशन ऐसे करके, तो कुछ टाइम बाद ये 6 पे आके रुकते हैं, ठीक है। तो हम करना क्या चाहते हैं, इन डैम्प्ड ऑसिलेशंस को खत्म करना चाहते हैं, तभी ये गैल्वेनोमीटर क्या बनेगा, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। वी वांट टू रिमूव दैट डैम्प्ड ऑसिलेशंस ऑफ पॉइंटर। और अगर हम इन डैम्प्ड ऑसिलेशंस को रिमूव कर पाए तब ये गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और वो होगा कैसे, ये जो फ्रेम है ना उसको मेटालिक फ्रेम अगर लिया जाए तो क्या होगा, ये जो पॉइंटर है ना 0 से उठेगा, मान लो 6 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो 0 से उठेगा सीधा 6 पे जाके रुकेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ऐसे ऐसे करके डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मैं इस फ्रेम को मेटालिक लूँ तो और इस गैल्वेनोमीटर में 6 मिली एम्पियर करंट फ्लो करवाऊँ तो पॉइंटर 0 से उठ के सीधा ऐसे 6 पे जाके रुकेगा। मतलब 6 के आसपास ऐसे वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस नहीं होंगे, ठीक है। उसका कारण क्या होगा, क्योंकि अगर मैं इस फ्रेम को मेटालिक फ्रेम लूं और 6 मिली एम्पियर करंट फ्लो करवाऊं, ये बात तो पक्की है कि जो टॉर्क आएगा इस पे, इस डायरेक्शन में कांस्टेंट टॉर्क एमबी NIAB, उसके कारण ये मेटालिक फ्रेम ऐसे घूमेगा और पॉइंटर भी उसके साथ साथ घूमेगा इस डायरेक्शन में, और हेयर स्प्रिंग में ट्विस्ट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे रोटेट करता जाएगा मेटालिक फ्रेम, तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ेगा। तो 6 मिली एम्पियर पे आके मान लो ऐसा हो जाएगा कि एयर स्प्रिंग में रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ता बढ़ता उस टॉर्क MB के बराबर हो जाएगा, तो फाइनली इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ये 6 मिली एम्पियर पे होगी ना। लेकिन अब यहाँ पे वो जो ऐसी डैम्प्ड ऑसिलेशन है ना वो नहीं होंगी। अब उसका कारण समझो, मतलब एक तरह से अगर इसमें 6 मिली एम्पियर करंट फ्लो कराऊं तो ये पॉइंटर 0 से उठ के सीधा 6 पे जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सोचो अगर ये नॉन मेटालिक फ्रेम होता तो क्या होता, 0 से उठ के पॉइंटर 6 से क्रॉस करता और आगे भी जाता। करंट 6 मिली एम्पियर ही फ्लो करवा रखा है, लेकिन पॉइंटर 0 से उठ के सीधा 6 पे नहीं रुकता, 6 को क्रॉस करता और आगे जाता, फिर पीछे आता, फिर 6 को क्रॉस करता और 4 पे आता, फिर ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस करता। मान लो ये नॉन मेटालिक फ्रेम होता तो ऐसा ही होता ना, 0 से उठ के ऐसे ऐसे करके डैम्प्ड ऑसिलेशन करके फाइनली 6 पे रुकता।
लेकिन मैंने मेटालिक फ्रेम चूज किया है तो ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, 0 से उठ के पॉइंटर सीधा 6 पे रुक जाएगा। क्यों? एडी करंट के कारण। तो एडी करंट इसमें क्यों डेवलप होगा इस मेटालिक फ्रेम में? क्योंकि इसमें ये जो मेटालिक फ्रेम है ये रोटेट होगी, मतलब मेटालिक फ्रेम एक तरह से मूव करेगा ना, वो तो करना ही है। तो इसमें एडी करंट डेवलप होगा। जैसे ये 6 को क्रॉस कर रहा होगा ना, ऐसे 6 को क्रॉस करने वाला होगा इस डायरेक्शन में, तो इसमें एडी करंट डेवलप हो जाएगा जो कि इसको आगे जाने से रोकेगा, 6 को क्रॉस करने को रोकेगा वो एडी करंट। क्योंकि एडी करंट डेवलप होगा इस मेटालिक फ्रेम में, क्योंकि मेटालिक फ्रेम घूम रहा है और ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ही, तो एडी करंट तो इसमें प्रोड्यूस होगा। जैसे 6 को आगे जाने को होगा तो एडी करंट इसको 6 से आगे नहीं जाने देगा, ठीक है ना। एक मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, जो कि एंटी टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा, तो 6 को क्रॉस होने ही नहीं देगा। तो पॉइंटर 0 से उठ के सीधा 6 पे आके रुक जाएगा, ठीक है ना। तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को डेड बीट बनाने के लिए एडी करंट कॉन्सेप्ट का यूज होता है। और मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर कब बनता है? जब हम मेटालिक फ्रेम का यूज करें। तब क्या होगा, मान लो 6 मिली एम्पीयर करंट फ्लो करवाऊँ इसमें, पॉइंटर 0 से उठ के सीधा 6 पे आके रुकेगा। मतलब यहाँ पे ऐसी वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस नहीं होंगे, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशंस कब होती? जब मैं नॉन मेटालिक फ्रेम यूज करता, उसमें तो एडी करंट आ ही नहीं सकता, एडी करंट प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता ना नॉन मेटालिक फ्रेम में। तो तब अगर इसमें मैं 6 मिली एम्पीयर करंट फ्लो करवाता तो 0 से उठ के पॉइंटर 6 को क्रॉस करता, आगे तक जाता, जैसे 8 तक, फिर वापस आता, 6 को क्रॉस करता, तो फिर 4 तक आता, हाँ रुकना 6 पे, ये फाइनली उसको। तो ये ऐसे डैम्प्ड ऑसिलेशन करते करते 6 पे रुकता। वो मतलब एक डिफिकल्ट काम हो जाता ना रीडिंग लेना, काफ़ी टाइम तक, जैसे कि हो सकता है कि 8-10 सेकंड तक ये ऐसे ऐसे डैम्प्ड ऑसिलेशंस करता रहता। हमें तो क्या चाहिए कि भाई इसमें अगर 6 मिली एम्पीयर करंट फ्लो किया है तो पॉइंटर 0 से उठ के तुरंत 6 पे पहुंच जाए, मतलब यहाँ पे ऐसे डैम्प्ड ऑसिलेशंस ना करें। मतलब गैल्वेनोमीटर को हम डेड बीट बनाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, वो जो हम फ्रेम यूज करते हैं ना, वो मेटालिक फ्रेम यूज करते हैं। जैसे ही मैं करंट फ्लो करवाऊंगा तो ये फ्रेम, मेटालिक फ्रेम रोटेट होगा, तो इसमें क्या होगा, एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो जैसे ही ये पॉइंटर 0 से 6 की तरफ गया, ये 6 से आगे जाने को होगा ना, तो उन एडी करंट पे एक मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, और जो कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंटी टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा। तो 6 से आगे जाएगी नहीं, पॉइंटर तुरंत 6 पे रुक जाएगी, है ना। मतलब ऑसिलेशंस खत्म हो जाएंगे, ऐसे डैम्प्ड ऑसिलेशंस, अगर मैं मेटालिक फ्रेम का यूज करूँ। मेटालिक फ्रेम का यूज करोगे, मेटालिक फ्रेम तो घूमेगा, इसमें करंट फ्लो करवाने से मेटालिक फ्रेम घूमेगा, पॉइंटर भी साथ साथ घूमेगा। मेटालिक फ्रेम घूमने से एडी करंट प्रोड्यूस होगा, जो कि उस पॉइंटर को 6 मिली एम्पीयर से आगे जाने से रोकेगा, ठीक है ना। क्योंकि एडी करंट प्रोड्यूस होगा, 6 मिली एम्पीयर से आगे जाने की कोशिश करेगा अगर ये पॉइंटर, तो उस एडी करंट पोर्शन पे एक इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, जो कि एंटी टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा। तो वो जो पॉइंटर आगे जाना चाह रहा था वो जा ही नहीं पाएगा, सीधा 6 पे रुका रह जाएगा। मतलब इंस्टेंटली पॉइंटर 6 पे रुक जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ ऑसिलेशन नहीं होंगी, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को डेड बीट बनाने के लिए भी हम एडी करंट कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। मतलब होता क्या है, हम वो जो फ्रेम लेते हैं ना, वो मेटालिक फ्रेम लेते हैं, ठीक है, ताकि गैल्वेनोमीटर क्या बन जाए, डेड बीट, कि भाई इंस्टेंटली पॉइंटर 0 मिली एम्पीयर से उठ के 6 मिली एम्पीयर पे पहुंच जाए, यहाँ पे ऑसिलेशंस ना हो कुल मिला के, ठीक है।
और जो थर्ड यूज होता है वो होता है इंडक्शन फर्नेस में। मतलब ये जो एडी करंट कॉन्सेप्ट का यूज इंडक्शन फर्नेस में भी होता है। अब देखो मेरे पास कुछ मेटल्स हैं, मान लो 2-3 मेटल्स हैं, उनका अलॉय बनाना है। तो क्या करते हैं हम, उन मेटल्स को मेल्ट करते हैं और प्रॉपर रेशियो में उन मेटल्स को मिक्स कर देते हैं, तो जो हमें अलॉय चाहिए होता है वो अलॉय मिल जाता है। तो अलॉय बनाने के लिए मेटल्स का मेल्ट होना जरूरी है ना, और उन मेटल्स को मेल्ट एडी करंट की हेल्प से किया जाता है। तो होता क्या है, एक ऐसे हम कोयल ले लेते हैं, ठीक है, सोलिनॉइड है, और यहाँ पे एसी सप्लाई दे देते हैं, ध्यान रहे एसी सप्लाई, एसी करंट, जो कि वो करंट टाइम के साथ चेंज होता हो, ठीक है ना। ये एसी सप्लाई ऐसी होती है, एसी वोल्टेज कुछ ऐसे। हाँ, इससे अगला जो चैप्टर होगा वो अल्टरनेटिंग करंट ही होगा, ठीक है। एसी सप्लाई मतलब इस कोयल में करंट टाइम के साथ चेंज होगा, बस ये मान लो। तो इस कोयल के पास मैं क्या रख दूंगा, मेटल्स के पीस। मान लो इन 3 मेटल्स को मेल्ट करके मेरे को अलॉय बनाना है। तो लेकिन अभी तो ये मेटल्स मेल्टेड नहीं है, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में है। इनको मेल्ट कैसे करूं, यहाँ पे एसी सप्लाई दूंगा तो इस कोयल में है ना करंट टाइम के साथ चेंज होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो भी टाइम के साथ चेंज ही होगी। तो एक तरह से इन मेटल पीसेस में एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, जो कि इन मेटल पीसेस को हीट करेंगे जूल हीटिंग इफेक्ट के कारण। तो इन मेटल पीसेस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो एक टाइम पे ये मेटल पीसेस मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर इन मेल्टेड मेटल पीसेस को मिला के हम अलॉय बना लेंगे, ठीक है। तो थर्ड यूज होता है इंडक्शन फर्नेस में। एडी करंट कॉन्सेप्ट का यूज इंडक्शन फर्नेस में भी यूज होता है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, एडी करंट क्या होता है, एडी करंट की एप्लीकेशंस, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया एडी करंट उस तरीके से समझना, और एडी करंट की इन 3 एप्लीकेशंस को याद रखना, ये 3 ही काफ़ी हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।